नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का दूसरा दिन है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोगों ने जाना था काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। नाउन दो तरीके से बटे हुए हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या था, ओल्ड डेफिनेशन क्या था। आई होप कि अब आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर भी एक लाइन में रिवाइज करते हैं। बस एक लाइन का डेफिनेशन ध्यान में रखना है। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन के बारे में पूछे कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, हमें क्या करना है? जो शब्द पूछ रहा है ठीक उसी के पहले कोई नंबर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 8 10 20 50 100 1000, और देखेंगे कि नंबर के साथ ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। नंबर्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता। अगर हाँ तो काउंटेबल है, अगर ना तो काउंटेबल नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। हमने क्या कहा था कि कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों क्या होते हैं? कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों किस ग्रुप से आ रहे हैं? कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों आ रहे हैं काउंटेबल वाले ग्रुप से। कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों आ रहे हैं काउंटेबल वाले ग्रुप से। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये किस में से आ जाएगा? ये आते हैं अनकाउंटेबल में से। अब हमने ये भी बताया था आपको कि मटेरियल नाउन हम किसे समझेंगे? जिसको बिना छुए फील नहीं कर सके। ध्यान रखेंगे, दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसको बिना छुए हम फील नहीं कर सकते हैं। तो फिर मटेरियल नाउन में अनकाउंटेबल वाला कैरेक्टर कैसे आया? कलम, किताब, कॉपी, जूता, कुर्सी, टेबल, आदमी, दीवार, पक्का घर, मकान, जो भी है उसको बिना छुए हम महसूस नहीं कर सकते। तो फिर अनकाउंटेबल कैसे हो गया? हमेशा सिंगुलर कैरेक्टर कैसे होगा? तो हमने आपको बताया था वस्तु पदार्थ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो बेस मटेरियल है, जैसे सीमेंट, जैसे ईंट, ब्रिक होता है ना, ये रहेगा मटेरियल। दीवार मटेरियल नहीं रहेगा, स्टोन मटेरियल रहेगा। समझ गए? हम कभी भी लोहा, कभी भी बालू, कभी भी मिट्टी, कभी भी चांदी सोना, कोई भी मेटल, नन मेटल, लकड़ी हो, किसी को भी हम वस्तु नहीं मानेंगे, पदार्थ मान के चलेंगे। मतलब वो हमेशा मटेरियल के कैरेक्टर में रहेगा, अनकाउंटेबल कैरेक्टर में रहेगा, उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है ना? अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फील तो कर सकें। क्या लिखेंगे इसके लिए? विच कैन ओनली बी फेल्ट। क्या है? जिसको जिसको सिर्फ महसूस कर सकें, महसूस कर सकें, है ना। इसमें क्या होगा? इसका एग्जाम्पल, एनी टाइप ऑफ फीलिंग, है ना, आइडिया, थॉट, है ना, स्टेजेज ऑफ लाइफ, उम्र के जो पड़ाव होते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, युवावस्था, वो सब का सब किस में आएगा? वो सब का सब आता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट हम उसको कहते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, जिसको छू नहीं सकें, जो एक आइडिया के रूप में, एक थॉट के रूप में, एक फीलिंग के रूप में हमारे दिमाग में आता हो। एब्स्ट्रैक्ट वो सारे नाउन्स हैं
जो सीधा दिमाग से प्रोसेस होते हैं, उसके लिए शरीर के बाहरी हिस्से की जरूरत, छूने समझने पकड़ने का जरूरत नहीं होता है। उनका मेटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर, भौतिक रूप, शारीरिक रूप, वस्तु वाला रूप उनका नहीं होता है। वो कभी किसी रूप में नहीं पाए जाते हैं। वो जस्ट एक आइडिया होते हैं, एक फीलिंग होते हैं। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है मन से, ठीक है ना। जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, किसी भी तरह का स्वाद हो गया, रिश्तों की बात कर लें, उम्र की बात कर लें, जवानी बुढ़ापा हो गया, दुख दर्द हो गया, वो सारा का सारा जितना भी रहेगा वो सब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो हमने मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन कर लिया। अब कॉमन कलेक्टिव किसे कहेंगे? तो देखिए, कॉमन को मैं इस तरफ लेता हूं, कॉमन को इस तरफ ले लिया हमने और कलेक्टिव को इस तरफ ले लिया, ठीक है ना। कॉमन किसको कहा जाएगा? कि किसी भी एक चरित्र, गुण, काम के आधार पर रखा गया नाम। मतलब ये क्या करता है? ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास माने क्या होता है? वर्ग, है ना। तो वर्ग कैसे बनता है? जैसे हमने कहा स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो ये पूरा एक वर्ग को बता रहा है, पूरा एक सेक्शन, पूरा क्लास को इंडिकेट कर रहा है कि विद्यार्थी वैसे व्यक्तियों को, वैसे लोगों को कहते हैं, वैसे पर्सन्स को कहते हैं जो विद्या अध्ययन में रत हो। रत होना माने लगा हुआ होना। तो विद्या अर्जित करने में जो लगा हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो ये एक अलग तरह का काम हुआ और इस काम के आधार पे हमने एक नाम बना दिया कि ये काम करने वाले जितने भी लोग होंगे हम उनको कहेंगे विद्यार्थी। जो इलाज करने वाले होंगे उन्हें कहेंगे डॉक्टर, जो पढ़ाने वाले होंगे उन्हें कहेंगे मास्टर। तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, बबीता, जितना भी होगा सब का सब, अगर टीचर लिख दें तो उसके अंदर आ जाएगा, अगर डॉक्टर लिख दें तो उसके अंदर आ जाएगा, अगर विद्यार्थी लिख दें तो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है? कॉमन नाम। कॉमन क्या है? मैथमेटिकल कॉमन समझो। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है? हमें लेना होता है 5x + 6x में कॉमन। तो क्या कॉमन लेते हैं? x। मतलब क्या है कि जितना भी नाम इधर होगा उसमें 56 गुण अलग अलग होंगे, 100 गुण अलग अलग होंगे, लेकिन एक कोई गुण ऐसा जरूर होगा जिस गुण के आधार पे ये नाम रख दिया गया है ना। जैसे रख दिया गया नाम फल, जैसे नाम रख दिया गया फूल, जैसे नाम रख दिया गया पेड़, जैसे नाम रख दिया गया जानवर, जैसे नाम रख दिया गया आदमी। कोई एक चरित्र, कोई एक कैरेक्टर, कोई एक काम, उसके आधार पे कोई नाम रखा जाए, उस नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और कलेक्टिव क्या है? कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले नाउन्स दो या दो से ज्यादा जब एक साथ हों तो उस ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन में क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन में कहता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, है ना, दो या दो से ज्यादा एक साथ हों। मतलब 2, 4, 10, 20, 50 आदमी एक साथ बैठे हों तो भीड़ कह दिया जाता है। 2, 4, 10, 20 शेर एक साथ हो तो उसको प्राइड कहा जाता है। PRID, प्राइड माने होता है शेरों का झुंड। अगर फल,
गुच्छे में हो, है ना। जैसे ऐसा सिर्फ जो टहनी टाइप का जो होता है उससे खाली नहीं होता है। फल अगर गुच्छे में लगे हो एक साथ में बहुत सारा 6 7 8 10 आम एक गुच्छा में हो, तो उस गुच्छे को मतलब 6 7 8 आम एक जगह हो गया ना, तो उसका नाम दे देता है, उसको क्या कहते हैं, बंच। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं गधों के झुंड को क्या कहते हैं, है ना। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि कलेक्टिव नाउन में, जैसे मैंने आपको शेर के बारे में बताया, तो वैसे ही मैं आपको बोलूं कि बताओ गधे के झुंड को क्या कहते हैं, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? अब बताओ गधे के झुंड को क्या कहेंगे, आपको है पता? चलो मैं एक लिखता हूं, पेज सादा लेता हूं, लिखता हूं मैं 5 7 चीज। ग्रुप ऑफ लायंस, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ग्रुप ऑफ, मैं आपको बता दूं, फ्रूट्स लिखते हैं और इसके साथ कीज भी लिख देते हैं, चाबी जो होता है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ डॉग्स, फॉक्स, ये सब, इतना मैं नाम लिख रहा हूं आपको। अब हाँ, हमने क्या पूछा था कि ग्रुप ऑफ डोंकीज, तो अब आप बारी बारी से बताओ, अगर आप जानते हो, नहीं तो फिर मैं लिखूंगा आंसर। अब आप बताओ कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, हमने क्या लिखा था, सिमिलर, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, इस बात का ध्यान रखना। अब मान लो एक झुंड में एक शेर है, एक हाथी है, एक हाइना है, एक कुत्ता है, एक लगड़बग्घा है, तो उसको झुंड बनाएंगे किसी एक चीज का? नहीं बनाएंगे। बस जानवरों का झुंड कहा जा सकता है, जंगली जानवरों का झुंड कहा जा सकता है। मछली, क्रिमिनल, कीज, फ्रूट्स, डॉग्स, फॉक्स, देख रहे हैं। तो क्या होता है कि किसी एक क्वालिटी वाला, सिमिलर क्वालिटी वाला, 2 या 2 से बहुत ज्यादा नाउन को हम एक साथ रख देते हैं, तो वो ग्रुप बन जाता है, झुंड। उसी को कहते हैं कलेक्शन, संग्रह कहते हैं। एक साथ 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो उसी को संग्रह कहते हैं। तो क्या होता है, संग्रह का नाम सब के आगे ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसका अलग नाम भी होता है। जैसे ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं, शेरों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, शेरों के झुंड को कहते हैं प्राइड, इसको कहते हैं PRIDE। मछलियों के झुंड को, मजा आ जाएगा, मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं जानते हो, स्कूल। क्रिमिनल्स के झुंड को क्या कहते हैं, गैंग। चाबी के गुच्छे को और फल के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच। कुत्तों के या लोमड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं, पैक। ठीक है। तो जहां हम लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ फॉक्स और डॉग्स, फॉक्सेस या डॉग्स लिख रहे हैं, तो हम ग्रुप नहीं बोल के क्या बोलेंगे, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्फ्स। वुल्फ होता है ना, WOLF, वुल्फ माने होता है भेड़िया, इसका प्लूरल क्या होता है, WOLVES। भेड़ियों के झुंड को भी क्या कहते हैं, पैक, पैक ऑफ वुल्फ्स। ठीक है। हम ग्रुप ऑफ फ्रूट्स या ग्रुप ऑफ कीज नहीं कह के क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ फ्रूट्स। हम ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स नहीं कह के क्या कहते हैं, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। हम ग्रुप ऑफ फिश नहीं कह के क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। हम ग्रुप ऑफ लायंस नहीं कह के क्या कहते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। वैसे ही
मैंने क्या पूछा आपको, ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग है, मजाक मजाक में बोलोगे कि तुम लोग सब के सब गधों का झुंड हो, तो अगर गधों का झुंड कहना होगा, जिसको हम ग्रुप ऑफ डंकीज कहेंगे, तो इसको हर्ड तो बोलते ही हैं, HERD, हर्ड, HERD, हर्ड मतलब क्या होता है जानते हो, पालतू जानवर का झुंड। HERD, हर्ड ऑफ कैटल होता है ना, HERD, हर्ड, HERD, हर्ड मतलब क्या होता है, हर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैटल। ग्रुप ऑफ कैटल को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो ये कैटल में तो आ ही जाएगा गधा, तो ग्रुप ऑफ कैटल भी गधों के झुंड को हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम भी होता है, क्या होता है, ड्रोव। गधों के झुंड को क्या बोलते हैं, ड्रोव। तो समझ में आया, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर के नाउन जब एक जगह जमा हो जाए, तो वो जो ग्रुप बनता है, जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, जो झुंड होता है, उसका एक नाम हो जाता है, उस नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया। हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल का नाउन का बेसिक्स क्यों दिया, सिंगुलर प्लूरल आपको समझाने के लिए। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, और काउंटेबल एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट बना क्या रहे हैं, उसी के आधार पर वर्ब लगाना होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ पे प्लेसमेंट में आएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के भरोसे वर्ब नहीं चलता है। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ पर आ रहा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात से वर्ब पर फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने ये जानकारी ली। अब क्या है, नाउन हम जान गए कि कोई भी नाम होता है, कोई भी नाम, कोई भी शब्द, कोई भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है वो नाउन है, और वो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में से कोई एक है। और अगर आप न्यू डेफिनेशन में जाते हैं तो प्रॉपर काउंटेबल अनकाउंटेबल में से कोई एक में आ जाएगा। अब हम नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना है नाउन हमें, हम नाउन नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में कहाँ मार खा जाएंगे, और नाउन पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी बोलने लिखने समझने में, क्या होगा आप समझिए। पूरे ग्रामर को जब स्ट्रक्चर में हम ढालते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान देना इस बात पे। पूरे ग्रामर को स्ट्रक्चर में ढालते हैं तो जब भी हम कोई लैंग्वेज फॉर्म कर रहे हैं, वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी हम स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं, उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन में हम लगाते हैं। और आपको जानना चाहिए कि पूरे ग्रामर में नाउन प्रोनाउन कैरेक्टर को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का ठेकेदारी मिला हुआ है। पूरे ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन कैरेक्टर को ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ठेकेदारी मिला हुआ है। मतलब कहीं भी दिख गया कि सब्जेक्ट है, कहीं भी दिख गया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो देखने में कुछ भी लगे, जिरंड लगे, पार्टिसिपल लगे, कुछ भी लगे, वो उसमें कैरेक्टर किसका रहता है, नाउन का। तो नाउन प्रोनाउन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नाउन प्रोनाउन समझना इसलिए जरूरी है कि हम सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और नाउन प्रोनाउन समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हम सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल और ऑब्जेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन बनाने का, सेंटेंस को लिखने का, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाए तो ना अंग्रेजी लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में आप ध्यान देना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों का ठेकेदारी किसको मिला हुआ है, ये दोनों का ठेकेदारी मिला हुआ है नाउन को और प्रो नाउन को। पूरे ग्रामर में यही दोनों इसका सप्लाई देते रहता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। अब है कि ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता है और किसी तरह से यूज आता है, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है तो एक तरीका होगा ना लिखने का कि हाँ जहां तहां नाउन को लिख देंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, मान लो नमक देता है स्वाद, एक अलग तरह का सॉल्टी टेस्ट होता है नमकीन, चीनी मिठास वाला देता है,
तो जगह होना चाहिए ना कि कहाँ पे हम चीनी का यूज करेंगे, कहाँ पे नमक का यूज करेंगे। कि जहाँ कहीं हुआ वहाँ चीनी छींट दिए और जहाँ कहीं हुआ नमक छींट दिए। दाल बनाए तो चीनी दे दिए और खीर बनाए तो नमक दे दिए, तो बनेगा प्रॉपर चीज? नहीं बनेगा। तो इसीलिए चीजों का यूजेज समझना जरूरी होता है कि हाँ हम नाउन जान तो गए कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, बहुत बढ़िया। नाउन कितना तरह का होता है बाबू? 5 तरह का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। मॉडर्न में कितना होता है? 3 तरह का, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बहुत बढ़िया। अब जानो कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉमन प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। फिर जब ये जान गए तो कैसे लिखा जाएगा सेंटेंस में? जैसे तैसे लिख देंगे कि लिखने का तौर तरीका है? तो नहीं, तौर तरीका है। क्या तरीका है? तो नाउन को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक, हम इसके फॉर्म को यूज करते हैं, नाउन के फॉर्म को। फॉर्म माने क्या हो गया? रूप। रूप इसका 2 होता है, कौन कौन सा? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम क्या कहते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो पहला, नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का यूज हम नाउन को, मतलब जब हम ग्रामर में लेके जाते हैं तो इससे क्या करते हैं? जैसे गन्ना से रस निकालते हैं, तो नाउन से क्या निचोड़ते हैं? किस चीज का हमको जरूरत पड़ता है? तो नाउन का 2 रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसको इसके हिसाब से लिखना पड़ता है। और दूसरा, इसका एक कैरेक्टर और होता है, कैरेक्टर के हिसाब से इसका यूज करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक ग्रामर ने नाम दे दिया है। इसके कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? केस। इसके चरित्र को जब हम यूज करते हैं तो उसको ग्रामर की भाषा में केस या कारक कहते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल का अलग यूज है कि कौन सा नाउन है जो खाली सिंगुलर ही रहता है, कौन सा है जो खाली प्लूरल ही रहता है, कौन सा है जो दोनों रहता है, ये तो सीखेंगे। तो ये हुआ सिंगुलर प्लूरल का यूज। नाउन को सही तरह से लिखने का तरीका और उसके हिसाब से सही वर्ब लिखने का तरीका पता चलेगा जब हम सिंगुलर प्लूरल जान जाएंगे नाउन के बारे में। तो और दूसरा क्या है कि नाउन का कैरेक्टर। तो कैरेक्टर ये क्या हुआ? तो हमने अभी आपको क्या बताया कि नाउन का 2 बेसिक यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में पूरे ग्रामर में होता है। और तीसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लिख दिए वर्ब के हिसाब से, लेकिन नाउन का नाउन के साथ नाता रिश्ता बताना होगा। तब क्या करेंगे? तब इसके कारक विभक्ति रूप जो आते हैं कि किस रूप में किस प्रकार से हम नाउन को लिखें, तो पता चलेगा कि किस नाउन के साथ किसी दूसरे नाउन का कैसा संबंध है। तो उसके लिए जानना पड़ता है क्या हमें? इसका कैरेक्टर, जिसको क्या कहते हैं? केस या कारक। ये होता है 4 प्रकार का। क्या होता है? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, या इसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं कर्म कारक। और तीसरा होता है पोसेसिव केस, ये होता है संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है ना। और चौथा एक और होता है वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस का हमको हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो वोकेटिव को हम इग्नोर करके चलेंगे। 3 को पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। अब क्या है? नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव ठहरा बहुत आसान, एक एक लाइन का चीज। क्या क्या है भाई? तो कहता है कि जहां भी देखोगे साहब कि सब्जेक्ट का कुर्सी पे बैठा हुआ है ना नाउन, तो कह दोगे कि नाउन यहाँ सब्जेक्ट है। या भाषा को बदल के ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे नाउन का नॉमिनेटिव केस का या सब्जेक्टिव केस वाला रूप यूज किया गया है। कहीं भी नाउन सब्जेक्ट बना हुआ दिखेगा तो वहां पे क्या कहेंगे? कहेंगे कि नाउन का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज किए हैं हम।
कौन सा वाला रूप यूज किए हैं? सब्जेक्ट वाला रूप, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे नाउन क्या है जी, तो सब्जेक्ट है। इसी तरह से जहां पे नाउन को ऑब्जेक्ट बना के आप रख रहे हो, वहां पे कौन सा केस, कौन सा रूप कहलाएगा? वो कहलाता ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, कि हाँ जी नाउन यहाँ पे क्या बना हुआ है जी, तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और तीसरा क्या है? पोसेसिव केस। तो इसको हम दो तरह से लिखते हैं। एक को कहा जाता है ना एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम ये बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, जिसको ऐसे कोमा दे के और एस लिखते हैं। ये वाला तो आप जानते होंगे सब, जो सर्किल में हम अभी लिख के दिखा रहे हैं। और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं नाउन के साथ। तो इन्हीं दोनों के यूज में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते कैसे हैं, किस लिए करते हैं। वहां से कहानी अब यहां से आगे बढ़ाएंगे। क्या है? कह रहा है कि जनरली क्या है, एनिमेट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, ये जो कोमा जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और ये हो गया ABCD वाला एस, तो दोनों मिला के हो गया एपोस्ट्रोफी एस। तो जनरली किसके साथ होता है? एनिमेट नाउन के साथ इसको यूज में लाते हैं। क्या होता है एनिमेट नाउन? वैसे नाउन जो अपना फिजिकल मूवमेंट अपने दम पे, ऑन देयर ओन, कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ अपने दम पे जो यूज कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमेट नाउन्स। जैसे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, राम्स हाउस एन एलिफेंट स्ट्रक इन ए मैन्स लाइफ। फिर देखेंगे क्या, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बताया जा रहा है एपोस्ट्रोफी एस का यूज, उसका तरीका ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर कोई एरर ढूंढ रहा होगा, अभी आएगा कॉम्बिनेशन वाला, एरर कोई ढूंढ रहे हो एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड, तो यही आएगा कि एपोस्ट्रोफी एस नाउन को हम किस तरह से लिखते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, इसकी निश्चितता होती है, इसके लिए रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दें। तो किस तरह के नाउन को कब कहाँ लिखा जाता है, उसके हिसाब से हम एपोस्ट्रोफी एस को लेके चलते हैं। तो जनरल केस क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ होता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है एनिमेट नाउन्स के साथ। एनिमेट नाउन किसे कहते हैं? एनिमेट नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जो अपना मूवमेंट खुद के दम पे कर सकते हो। कहता है लेकिन खाली एनिमेट नाउन कह देना ही काफी नहीं है, कुछ कुछ कंडीशन भी होते हैं कि नाउन एनिमेट है, इसके बावजूद वहां कैसे लगेगा और लगेगा भी कि नहीं लगेगा, इसके रूल्स हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन ये कह रहा है, पहला रूल, पहला लाइन अलग से लेके क्या कह रहा है कि अगर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। कैसा साउंड है? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड किसको कहते हैं? देखो आगे लिखा हुआ है, हिसिंग साउंड किसको कहते हैं? साउंड्स ऑफ रेप्टाइल्स आर नोन एज हिसिंग साउंड। जिस शब्द के उच्चारण में स और स अक्षर का प्रयोग अंत में आ रहा हो, तो इस तरह के उच्चारण को हिसिंग उच्चारण कहते हैं। तो अगर हिसिंग साउंड पैदा हो रहा हो, है ना, जैसे कॉन्साइंस हो गया, जैसे मानस हो गया, जैसे जीसस हो गया, जैसे आर्किमिडीज हो गया, जैसे परमहंस हो गया, है ना, तो इसमें सब में स आ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें हम एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी लगा के और एस का प्रयोग करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है ARCHIMEDES, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और अलग से जो एस लग रहा होता है इसको नहीं लगाते हैं। जहाँ हिसिंग साउंड आ रहा हो, जहाँ सो अक्षर का प्रयोग अंत में आ रहा हो, वहाँ पे जैसे पाइथागोरस में सो आया ना, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी खाली लगाएंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा हम एस लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। तो बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो बहुत जगह देखा है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद
सॉरी एपोस्ट्रोफी के पहले एस आ जाता है, आप तो कहते हैं एपोस्ट्रोफी के बाद एस आता है। होता क्या है, जिस शब्द के उच्चारण में अंत में स आ रहा हो उसके बाद खाली एपोस्ट्रोफी लगाता है, एस को हटा देता है। तो ये वाला जो एस है वो एपोस्ट्रोफी के पहले नहीं है, ये पाइथागोरस वाला एस है। एपोस्ट्रोफी अपना वाला एस छोड़ के आता है। तो क्या हो गया कि अगर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो तो उस केस में क्या करते हैं कि हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी कोमा जैसा जो रहता है उसको लगाते हैं और एस को नहीं लगाते हैं। ठीक है, फिर देखो कहता है कि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस दो तरीके से होगा। एक तो खुद ब खुद नेचुरली आप जिस नाउन को लिख रहे हो उसका स्पेलिंग ही नेचुरली ऐसा हो जिससे कि लास्ट में स आ जाता हो, एक तो वो हो गया। और दूसरा क्या है, हम जानते हैं कि नाउन को प्लूरल बनाने का जनरल तरीका क्या है। नाउन को प्लूरल बनाने का जनरल तरीका ये है कि उसमें लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं। अब लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या होगा, वो प्लूरल बनेगा और उच्चारण स का आ जाएगा, तो फिर हिसिंग साउंड आएगा। तो फिर से वही उपाय करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बॉयज हॉस्टल, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, देखो बॉय रहता है BOY बॉय, और इसका प्लूरल हो जाता है बॉयज। एस लगा के हमने प्लूरल बनाया, अब बॉयज एस लास्ट में आ गया तो क्या करते हैं बॉयज हॉस्टल, देखो कैसे लिखा हुआ है BOYS, और इसमें खाली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इसका वाला एस एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो जो प्लूरल भी एस या ईएस लगा के बन रहा होता है उसमें भी ये रूल चलता है। अगर आप ऐसे लिख दोगे BOYS बॉयज हॉस्टल, इस तरह से लिखोगे, ध्यान देना हमने BOYS लिख के फिर से एपोस्ट्रोफी एस भी लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। जब एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी जो कोमा जैसा रहता है वो लगेगा, एस उसका वाला नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि बाकी जितना भी केस है सब में हम एस हटा दिए, नहीं, जिसमें स का हिसिंग साउंड का उच्चारण आ रहा हो उसमें खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। वरना जो दूसरे तीसरे मेथड से बन रहे हो, जैसे मैन का होता है मैन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, वुमेन का होता है वीमेन, तो ये वाला प्लूरल में एपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। क्लियर, तो ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज बेसिकली क्या कहता है ये कि ये एनिमेट नाउन के साथ लगेगा। एनिमेट किसको कहते हैं, वैसा नाउन जो चलने फिरने की प्रक्रिया खुद से करता हो, किसी से करना नहीं पड़ता हो, किसी के चाबी देने के बाद और स्टार्ट करने के बाद और ठेलने के बाद नहीं, वैसा नेचुरल प्रवृत्ति प्रकृति का नाउन, वैसा वस्तु जो खुद से मूवमेंट करने में सक्षम हो नेचुरली, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन हमेशा नहीं, हिसिंग साउंड का ध्यान रखना पड़ेगा, नेचुरली हिसिंग साउंड आने वाले भी और एस या ईएस लगा के, एस या ईएस लगा के भी, ठीक है। और ऐसे जो प्लूरल रहेगा वो प्लूरल में हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाएंगे। अब अगले सेशन में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं है, एपोस्ट्रोफी इसका और आएगा कि कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा नाउन का कॉम्बिनेशन हो गया, राम एंड श्याम लिख दिए, राम श्याम मोहन सोहन एंड रोहन लिख दिए, तब क्या होगा। तो एपोस्ट्रोफी इसका यूज थोड़ा और आगे लेके चलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद आएंगे नाउन के यूजेज पे, ठीक है ना। हम लोग आराम से ही लेके चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। CHSL हमारा टारगेट है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, हमारे करतार कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन सेंटर में आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन चल रहे हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। अच्छा लगे आप आइए, यहाँ पढ़िए। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। थैंक यू।